नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। इंडिया और यूएस के बीच मिनी ट्रेड डील की संभावना, टैक्स रिफंड में तेज सुधार और बात करेंगे एआई से रोजगार पर संकट की। भारत और अमेरिका के बीच जल्दी ही एक मिनी ट्रेड डील हो सकती है। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है और सरकार अमेरिका को निर्यात बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस एफआईईओ ने 300 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान की है जिनकी अमेरिका में मांग हो सकती है। एफआईईओ चाहता है कि सरकार इन सामानों पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए अमेरिका से बात करे। एफआईईओ ने 408 ऐसे प्रोडक्ट्स की भी पहचान की है जो ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सामान भारत से अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात का 2/3 हिस्सा है। एफआईईओ ने सुझाव दिया है कि इन प्रोडक्ट्स के व्यापार को आसान बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इनमें कई तरह की चीजें शामिल हैं, जैसे फ्रोजन झींगा, दवाइयाँ, स्मार्टफोन, हीरे, कालीन, टॉयलेट लिनन, चावल और शहद। दवाइयों का भारत के निर्यात में बड़ा हिस्सा है। वहीं झींगा यानी प्रॉन जैसी कुछ चीजों में भारत का अमेरिकी बाजार में काफी दखल है। अमेरिका में आयात होने वाले झींगे में 40% से ज्यादा भारत से आते हैं। शहद की बात करें तो ये भारत के कुल निर्यात का हालांकि छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अमेरिका में भेजे जाने वाले शहद में भारत का हिस्सा 1/4 है। इस लिस्ट में टेक्सटाइल, चमड़े के सामान, जूते, केमिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और बिजली के सामान भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भारतीय एक्सपोर्टर्स पहले से ही मजबूत रहे हैं। सरकार पहले से ही यूएस से ऐसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स में छूट की मांग कर रही है जिनमें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है। अमेरिका ने झींगा और कालीन जैसे कुछ प्रोडक्ट्स पर भारत पर 26% का टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत के निर्यातकों को नुकसान होगा क्योंकि दूसरे देशों के निर्यातकों को कम टैरिफ देना होगा। वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय वार्ताकारों की एक टीम के इस बारे में अमेरिका के अधिकारियों से बात करने की संभावना है। ये बातचीत इसलिए हो रही है ताकि ट्रंप के टैक्स लगाने से पहले भारत के लिए एक अच्छी डील हासिल की जा सके। ट्रंप 1 अगस्त से टैरिफ लगाने वाले हैं। हालांकि इस ट्रेड डील को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। भारत कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पर छूट देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन की तरफ से और भी दबाव आ रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि जो देश ब्रिक्स के साथ हैं या रशिया से तेल खरीदते हैं, उन पर और ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भारत की टैक्स प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। इससे रिफंड में 474% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की कर प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। टैक्स रिफंड की रफ्तार टैक्स कलेक्शन से करीब दुगनी तेजी से बढ़ी है। 2013-14 से 2024-25 के बीच करदाताओं को रिफंड मिला है, जिसमें 474% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये राशि 83,008 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,76,743 करोड़ रुपए हो गई है। इसी दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी 24% की वृद्धि हुई है, जो 7,21,604 करोड़ रुपए से बढ़कर 27,02,974 करोड़ रुपए हो गया है। सबसे खास बात यह है कि रिफंड की प्रक्रिया की गति में भी काफी सुधार हुआ है। 2013 में टैक्स रिफंड मिलने में औसत 93 दिन लगते थे, जो 2024 में घटकर 17 दिन रह गए। ये 81% की कमी है, जो डिजिटल मॉडर्नाइजेशन की सफलता का प्रमाण है। इस बदलाव के पीछे कर प्रक्रियाओं का पूरी तरह से डिजिटल होना प्रमुख कारण है। ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम, बिना मुलाकात के असेसमेंट और स्वचालित कर वापसी की प्रक्रिया ने उन पुरानी अड़चनों को खत्म कर दिया है जो पहले टैक्स पेयर्स की सेवाओं में देरी का कारण बनती थीं। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने टैक्स पेयर्स को सेवाएं देने के तरीके को भी पूरी तरह बदल दिया है। 2013 में 3 करोड़ 80 लाख इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे। 2024 में ये संख्या बढ़कर 8 करोड़ 89 लाख हो गई है। ये 133% की बढ़ोतरी है।
रिफंड का अनुपात भी कुल टैक्स कलेक्शन की तुलना में काफी बढ़ गया है। 2013-14 में यह अनुपात 11.5% था, जो 2024-25 में बढ़कर 17.6% हो गया। एक वरिष्ठ इनकम टैक्स ऑफिसर ने बताया कि रिफंड में ये बढ़ोतरी इस बात का इंडिकेशन है कि लोग अब अपनी इच्छा से टैक्स का भुगतान कर रहे हैं और एडवांस टैक्स की व्यवस्था भी मजबूत हो रही है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉपर के आयात पर 50% का भारी शुल्क लगाने का ऐलान किया। इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है। हालांकि ये कदम मुख्य रूप से अमेरिका में तांबे का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया गया है, लेकिन भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इसका असर भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के प्रयासों पर भी पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कॉपर इंडस्ट्री का कहना है कि भारत को उच्च गुणवत्ता वाले तांबे के सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर दुनिया भर में व्यापार में रुकावटें आती हैं तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। तांबा उद्योग ने भारत सरकार से इस बारे में तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया है। इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार को न केवल आयात के नियमों को आसान बनाना चाहिए और बीआईएस सर्टिफिकेशन को सरल बनाना चाहिए, बल्कि हाई क्वालिटी के कॉपर के मिश्रण और इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप बनाने के लिए जरूरी सामान के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेमी इंडिया और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन आईईएसए के अध्यक्ष अशोक चंदोक ने कहा कि कॉपर चिप वायरिंग, पीसीबी, इंटरकनेक्ट और पावर सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तांबा और तांबे का सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग और टेस्टिंग करने वाली यूनिट्स में इस्तेमाल होने वाले सोने से बने तांबे के तारों को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तांबा इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी रॉ मटेरियल है। इसका इस्तेमाल पीसीबी, कैपेसिटर, रेजिस्टर, कनेक्टर, रिले, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और असेंबली की वायरिंग में होता है। आईईएसए के अध्यक्ष ने बताया कि हिंदुस्तान कॉपर, स्टरलाइट और हिंडाल्को जैसे घरेलू सप्लायर अभी तक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी तांबे का उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सप्लाई की समस्या और महंगे सामान के कारण मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे सेमीकंडक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत को न केवल फैब्स को बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि घरेलू रिफाइनिंग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यहाँ तक कि रणनीतिक भंडार के जरिए सप्लाई को भी मजबूत करना चाहिए। भारत में तांबा पिघलाने और रिफाइन करने की क्षमता है, लेकिन हाई क्वालिटी वाला कॉपर और खास तरह के मिश्रण जिनकी जरूरत एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप बनाने में होती है, ज्यादातर दूसरे देशों से और खास तौर पर चीन से आयात किए जाते हैं। ये कम कीमत और बेहतर प्रोसेसिंग क्षमता देते हैं। भारत के अपने कदम जैसे कि आयात पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन की जरूरत भी इंडस्ट्री पर असर डाल सकते हैं। एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि अब एआई का नौकरियों पर असर टालना नामुमकिन है। दिल्ली में एक एआई इवेंट के दौरान विजय शेखर ने कहा कि जल्दी या देर से हमें एआई को एम्प्लॉय या सीएफओ की तरह इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एआई आने वाले वक्त में इंसानों के कई काम खुद करेगा। ये कई कामों को ऑटोमेट कर देगा, जिससे कुछ लोगों की नौकरियां जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हर टेक्नोलॉजी बदलाव की तरह एआई भी नई जॉब्स और रूल्स लेकर आएगा। खासकर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंट सिस्टम्स जैसे फील्ड्स में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। एसटीडी पीसीओ बिजनेस का उदाहरण देते हुए विजय शेखर ने कहा कि जैसे मोबाइल इंटरनेट ने उनकी जगह ले ली, वैसे ही एआई से भी बदलाव आना तय है। पेटीएम अब सिर्फ फिनटेक कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि एआई फर्स्ट कंपनी बनने की ओर बढ़ रही है। कंपनी अपने रूटीन बिजनेस प्रोसेस में एआई को तेजी से शामिल कर रही है। शर्मा ने कहा कि हमें एआई को सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि कोवर्कर या एग्जीक्यूटिव की तरह इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। इंडियन एरोस्पेस कंपनी रैंक्सन एरोस्पेस अब ग्लोबल एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी के तहत इजराइल सेटकॉम स्पेस मार्केट में प्रवेश करने जा रही है। इसके अलावा कंपनी कोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी विस्तार करने की तैयारी में है। ये कंपनी एनआर ग्रुप का हिस्सा है, जो साइकिल अगरबत्ती बनाती है। ये अगरबत्ती अब देश में नहीं, अमेरिका और यूरोप सहित कई और देशों में भी निर्यात की जाती है।
कंपनी का अनुमान है कि अगले 2-3 सालों में निर्यात इनके कुल रेवेन्यू का 60% तक हो जाएगा, जो अभी 50% है। ये कंपनी अब पश्चिम एशिया और सुदूर पूर्व एशिया में विस्तार करना चाहती है। एरोस्पेस क्षेत्र में बढ़ने के लिए कंपनी ने बेंगलुरु में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है। ये कंपनी सेटकॉम और डाटा लिंक सहित संचार के क्षेत्र में काम कर रही है। ये एरोथर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रदान करती है, जो मिसाइलों, ड्रोन, यूएवी, विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियों और अंतरिक्ष एक्सपेरिमेंट सहित अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कूलिंग सिस्टम्स के लिए भी जरूरी है। इस वक्त रैंक्सन का कॉन्ट्रैक्ट डीआरडीओ, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और इसरो के अलावा कई ग्लोबल एरोस्पेस कंपनियों के साथ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नकली और घटिया फर्टिलाइजर की बिक्री के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में चौहान ने उनसे उर्वरक उत्पादन और बिक्री की नियमित निगरानी करने के साथ साथ नकली और घटिया उत्पादों के नमूने लेने और परीक्षण करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो उर्वरकों पर जबरन टैगिंग तुरंत बंद की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने और एफआईआर दर्ज करने जैसे सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और प्रोसिक्यूशन सिस्टम को भी प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। भारत की रूस से तेल की खरीद लगातार बढ़ रही है। वैश्विक जिंस बाजार विश्लेषक कंपनी केपलर के तेल जहाज की निगरानी पर आधारित आंकड़ों के अनुसार भारत ने जून में 20,80,000 बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया, जो जुलाई 2024 के बाद से सबसे ज्यादा है। यूरोपीय रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने कहा कि जून में भारत के कच्चे तेल के वैश्विक आयात में 6% की गिरावट आई, जबकि रूस से आयात में मासिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई, जो जुलाई 2024 के बाद से सबसे ज्यादा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि रूस से किए गए इस इंपोर्ट में से आधे से ज्यादा की हिस्सेदारी भारत की 3 रिफाइनरियों की है, जो G7 देशों को भी रिफाइंड उत्पादों का निर्यात करती हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसे रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदला जाता है। परंपरागत रूप से वेस्ट एशिया इसका मुख्य स्रोत था, लेकिन पिछले 3 सालों से रूस भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। NHAI ने 2025-26 में 3,40,000 करोड़ की लागत वाली 124 नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने की घोषणा की है। ये प्रोजेक्ट कुल 6,376 किलोमीटर लंबाई के होंगे। NHAI ने जिन नए प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने की तैयारी की है, उनमें गोरखपुर किशनगंज सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे शामिल है। 476 किलोमीटर लंबे गोरखपुर किशनगंज सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल HAM के तहत बोली लगाई जाएगी, यानी बोली लगाने के बाद इस रोड प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्वोत्तर भारत के बीच संपर्क मजबूत होगा। इसके बनने से बिहार और ईस्टर्न इंडिया के बीच संपर्क तेज होगा, व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पर निर्माण जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद है। ये एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा। ये थे आज के एक कॉर्पोरेट जगत के कुछ खास समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.